सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। महाराजा दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे। अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। एक मंत्री बोला, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है। मगर क्या? मंत्री जी उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूँ महाराज। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोले, मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ाते हैं और चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। अन्नदाता, जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे? महाराजा गंभीर हो गए। समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ क्षणों तक वे सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूपबत्ती पर स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज, सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। कहिए हम क्या करें? मुझे इस धूपबत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराजा कृष्णदेव ने कोने में जलती हुई धूपबत्ती की ओर संकेत करके कहा, जो भी दरबारी यह कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। सम्राट का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए। यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? भला धुआं भी कभी नापा जाता है। मगर कोई न कोई युक्ति तो लगानी थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नापता? वह तो ऊपर उठता और बलखाए सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता। सुबह से शाम हो गई मगर कोई धुआं न नाप सका। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्करा रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना हमारी दृष्टि में असंभव है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे। मगर यदि वह भी नहीं नाप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और अधिक मान सम्मान न दें। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ अन्नदाता। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया, इस बार भी करूँगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी उत्सुक थे कि देखें तो तेनालीराम कैसे धुएं को नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूपबत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूंसकर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ एक दरबारी जो तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं करते थे, आंखों में प्रशंसा के भाव लिए तेनालीराम को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम बुद्धिमान है और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या जवाब देते? एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में अपने दरबारियों के साथ किसी गहन चर्चा में मशगूल थे। अचानक से चतुर और चतुराई के मुद्दे पर बात होने लगी।
दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक सब तेनालीराम से चिढ़ते थे। इस सच से हर कोई वाकिफ था। तेनालीराम को नीचा दिखाने के मंतव्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं। किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने हैरानी से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूं महाराज। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे आकर चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को मौका नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी नजर कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक मौका अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते, तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े खुश हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूप बत्ती की और इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर होने का सम्मान दिया जाएगा। दरबार में चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुएं को भी कभी कोई नाप पाया है? फिर भी एक एक करके सभी दरबारी अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर धुआं नापने लगे। कोई दोनों हाथों से धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता, तो कोई धुएं को मुट्ठी में भरने की कोशिश करता। लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को न दे पाया। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना एक नामुमकिन कार्य है, परंतु हाँ, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे। किंतु यदि वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे भी हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें यह चुनौती मंजूर है? तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर, शीश महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, तो इस बार पीछे कैसे हट सकता हूं? तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में खामोशी छा गई। सभी यह देखने के लिए बेचैन थे कि तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं कैसे देता है। तभी सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनाली ने नली के मुहर पर कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज ये लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनाली से नली ले ली और दरबारियों की तरफ देखा। सबके सिर झुके हुए थे, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो तेनालीराम के पक्ष में थे। उन सब की आंखों में भी तेनाली के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देख राजा बोले, अब तो आप मान गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या बोलते, बेचारे मन ही मन कुढ़ते हुए सब चुप सुनते रहे।
एक दिन महाराजा कृष्णदेव राय अपनी राजसभा में अपने सभी सभासदों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल राजसभा में आया और उसने महाराजा को प्रणाम करते हुए यह सूचना दी कि उत्कल प्रदेश के एक पंडित आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज ने कहा, उन्हें आदर के साथ यहाँ ले आओ। द्वारपाल ने आदेश का पालन किया। उत्कल प्रदेश के पंडित जी ने राजसभा में प्रवेश करते ही कहा, महाराजा की जय हो। महाराजा कृष्णदेव राय ने उनका स्वागत किया और उचित आसन पर बिठाया। आसन पर बैठने के बाद पंडित जी बोले, महाराज, आपकी राजसभा में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं। मैं उनकी प्रशंसा सुनकर आज यहाँ आया हूँ। पंडित जी की बात सुनकर महाराजा कृष्णदेव राय का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि उनकी राजसभा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। यह प्रसिद्धि खास तौर से तेनालीराम के कारण थी। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा जो सबसे पीछे बैठे थे। उन्हें देखकर कोई यह सोच नहीं सकता था कि यही देहाती जैसे लगने वाले सभासद तेनालीराम हैं। पंडित जी ने महाराजा कृष्णदेव राय से निवेदन किया, महाराज, मैं कई विद्वान राजाओं की राजसभाओं से निराश होकर आपकी राजसभा में आया हूँ। किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जबकि एक बालक के लिए भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना आसान है। पंडित जी की बात सुनकर महाराजा चकित होकर बोले, पहले आप अपना प्रश्न तो बताइए। पंडित जी ने कहा, मेरे पास अंगूठी के आकार का एक छल्ला है। क्या आपकी राजसभा का कोई सभासद इस छल्ले में से निकलकर दिखा सकता है? अपनी बात उन्होंने ऊंचे स्वर में कही थी ताकि सभी सभासद सुन लें। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। वे सोच रहे थे कि ऐसा तो किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं। पंडित जी ने अपनी बात फिर दोहराई। महाराजा स्वयं भी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। यह लगभग असंभव था। पंडित जी तभी पूछा बैठे, महाराज, सुना है कि आपकी राजसभा में कोई तेनालीराम नामक विद्वान हैं। अपना नाम सुनते ही तेनालीराम उठकर खड़े हो गए। महाराजा समेत सभी सभासद चकित होकर उनकी तरफ देखने लगे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं अंगूठी जैसे इस छल्ले से निकलकर दिखा सकता हूँ। तेनालीराम का इतना कहना था कि सब चौंक उठे। चकित होकर वे तेनालीराम की ओर देखने लगे। क्या आज वे कोई जादू दिखाएंगे? यही सवाल सबके मन में था। महाराजा कृष्णदेव राय तक का यही ख्याल था कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। उन्होंने पूछा, क्या आप इसमें से निकलकर दिखा सकते हैं? तेनालीराम ने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर अपना नाम लिखकर उसे मोड़ा और छल्ले से पार कर दिया। इसके बाद तेनालीराम बोले, देखिए, मैं इससे निकल गया। तमाम सभासद खुश होकर तालियां बजाने लगे। महाराजा कृष्णदेव राय के होठों पर मुस्कान खिल गई। उत्कल प्रदेश के पंडित जी बोले, मान गया तेनालीराम जी। मेरा सवाल इतना आसान था कि एक बालक तक इस सवाल का जवाब दे सकता है। विद्वान सभासद कोई जवाब नहीं दे पाए, मगर आपने बड़ी सहजता से इसका जवाब दे दिया। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। महाराजा कृष्णदेव राय गर्व से तेनालीराम की ओर देख रहे थे। तेनालीराम के पास एक दिन ऐसा आदमी आया जो अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहा करता था। काफी देर तक वह अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार की बातें बताता रहा। अंत में उसकी आंखें डबडबा आई और वह रुआंसा हो गया। अंत में उसने कहा, तेनालीराम जी, वह रोज ही क्लेश करती है। मैं उससे तंग आ गया हूँ। तेनालीराम चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे। उस आदमी ने सारी बातें सुनाकर तेनालीराम के पैर पकड़ लिए और बोला, तेनालीराम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है।
इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? वह आदमी बोला, कैसे छोड़ दूं? जाति बिरादरी का भी तो डर है। ढोल बाजे के साथ विवाह किया है, फिर कैसे मैं छोड़ दूं उसे? अब तो आग में जल जाने की धमकी भी देने लगी है। आखिर गुजारा तो उसी के साथ करना है मुझे। तेनालीराम कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, तो फिर तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक दवा देता हूं। घर में जब पत्नी झगड़ने लगे तो इसे मुंह में तब तक रखे रहना जब तक वह चुप न हो जाए। उसके चुप हो जाने पर मुंह का कुल्ला बाहर फेंक देना। वह आदमी गर्दन हिलाते हुए बोला, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। तेनालीराम भीतर गए और दवा शीशी में भरकर उस आदमी को दे दी। फिर बोले, दवा जरूर लेना। जब यह दवा खत्म हो जाए तो फिर आकर ले जाना श्रीमान, यह आपकी बड़ी कृपा है। यह कहते हुए वह आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तेनालीराम मुस्कराने लगे और मन ही मन कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। उस आदमी की कहानी सचमुच दुखद है। दवा ले जाने वाले उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा तेनालीराम ने उससे कहा था। अगली सुबह जब वह आदमी सोकर उठा तब उसकी पत्नी जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। यह सुनकर उसने वह दवा अपने मुंह में भर ली। जब तक उसकी पत्नी जलीकती सुनाती रही तब तक वह उस दवा को मुंह में लिए रहा। पत्नी के जोर जोर से बोलने पर वह इसी तरह बराबर दवाई पीता रहा। एक दिन वह आदमी फिर तेनालीराम के पास आया और बोला, तेनालीराम जी, आपकी दवा सचमुच बड़ी असरदार है। पत्नी ने लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आप कृपया उस दवा की एक और शीशी मुझे दीजिए ताकि कभी जरूरत पड़ने पर उसे काम में ला सकूं। यह सुनकर तेनालीराम खिलखिलाकर हंस पड़े और हंसते हुए बोले, मित्र, उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, था तो सिर्फ पानी था। जब तक यह पानी तुम्हारे मुंह में रहता था तब तक तुम बोल नहीं पाते थे। तुम्हारी चुप्पी से उसने भी लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। चकित होकर वह आदमी उनकी ओर देखने लगा। तेनालीराम ने कहा, झगड़ा दूर करने का यह एक कारगर उपाय है। 100 दवाओं की एक दवा चुप्पी होती है, इसे हमेशा याद रखो। वह आदमी तेनालीराम के सामने नतमस्तक हो गया। तेनालीराम भी अपने इस प्रयोग की सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का एक दरबारी तेनालीराम से बहुत नाराज था। तेनालीराम ने उससे हंसी हंसी में कुछ ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लग गई। दरबारी ने उसी दिन तेनालीराम से बदला लेने की ठान ली। दरबारी की तरह राजगुरु भी तेनालीराम हो पसंद नहीं करते थे। कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के दो दुश्मन हो तो वह दुश्मन आपस में दोस्त बन जाते हैं। इसलिए दरबारी और राजगुरु में मित्रता हो गई। वह दोनों इस बात से भी नाराज थे कि राजा भी हमेशा तेनालीराम की प्रशंसा करते हैं। दरबारी राजा को हमेशा भला बुरा कहा करता था। यह बात तेनालीराम जानते थे। एक बार राजा से दरबारी और राजगुरु ने में शिकायत की, महाराज, तेनालीराम आपके मुंह पर मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। राजा को विश्वास नहीं हुआ पर उन्होंने तेनालीराम से पूछ ही लिया। तेनालीराम समझ गए यह उस दरबारी और राजगुरु की चाल है। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, आपके शक का जवाब मैं आज रात को दूंगा, आपको बस मेरे साथ चलना होगा। रात को तेनालीराम राजा के साथ राजगुरु के घर के पिछवाड़े पहुंचे और खिड़की के पास खड़े हो गए। दरबारी राजगुरु से कह रहा था, हमारे महाराज कान के बड़े कच्चे हैं। तेनालीराम जो अब तक कहता रहा उसे वह सच मानते रहे और आज हम दोनों की बातें सच मान ली। इसके बाद भी वह राजा के लिए उल्टा सीधा कहता रहा।
राजगुरु बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने उसे मना भी नहीं किया। बाहर खड़े राजा ने सब कुछ सुना। तेनालीराम बोले, महाराज, आपकी मेरे प्रति जो शिकायत की वह दूर हुई नहीं? राजा बोले, हाँ तेनालीराम, पर राजगुरु के मन में हमारे लिए अब भी सम्मान है। लगता है राजगुरु तुमसे ईर्ष्या करने के कारण भटक गए हैं और गलत आदमी की बातों में पड़ गए हैं। इसके जाल से राजगुरु को निकालने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस बार के कुछ दिन बाद तेनालीराम ने एक दावत रखी। उसमें राजा कृष्णदेवराय, राजगुरु और वह दरबारी थे। दरबारी को तेनालीराम ने अपने पास बिठा दिया। आपस में सब बात कर रहे थे। तेनालीराम ने अपना मुंह दरबारी के कान के पास ले जाकर कुछ कहा। तेनालीराम ने क्या कहा, यह उस दरबारी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर तेनालीराम ने जोर से कहा, मैंने तुमसे जो कहा है किसी को बताना नहीं। यह देख राजगुरु के मन में सटका हुआ। अवश्य तेनालीराम ने मेरी बात की है। राजगुरु ने मौका देखा और दरबारी से पूछा कि तेनालीराम ने क्या कहा। तो उसने कहा, कुछ नहीं, मेरे कान में वह कुछ बोला तो था, पर मैं समझा नहीं। राजगुरु ने सोचा, यह मुझसे असली बात छुपा रहा है। ऐसी दोस्ती किस काम की? यह अवश्य ही तेनालीराम से मिला हुआ है। मैं समझता था कि यह मेरा सच्चा दोस्त है। उसके बाद राजगुरु और दरबारी की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। यह जानकर राजा ने तेनालीराम से कहा, वाह, तेनालीराम सच में ऐसा काम किया है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक चमत्कारी बाबा हाजिर हुए। उन्होंने महाराज की तारीफ में ऐसे पुल बांधे कि महाराज उसके दीवाने हो गए। कुछ दिनों पश्चात महाराज ने तेनाली से कहा, तेनाली, आज हमें एक ऐसी जगह ले चलो जहां हम पहले कभी नहीं गए। महाराज, ऐसी जगह तो मैं भी आपको ले जाना चाहता था। अच्छा हुआ जो आपने ही इच्छा प्रकट कर दी। लेकिन हमें ऐसी जगह पूरी सेना के साथ जाना होगा। तेनाली ने कहा, सेना के साथ? महाराजा ने चौंक कर पूछा। जी महाराज, वो जगह ही ऐसी है। तेनाली बोला। तो ठीक है, कल हम सेना सहित भ्रमण पर चलेंगे। कृष्णदेव ने सेनापति को आदेश दे दिया। अगली सुबह तेनाली और सेना सहित महाराजा अपने सुसज्जित रथ में भ्रमण को निकल पड़े। आज तेनाली उन्हें नए नए रास्तों से लेकर जा रहा था। ये सब देखकर महाराजा कृष्णदेव बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हरे भरे जंगलों से होता हुआ काफिला पहाड़ी रास्तों पर आ गया। तभी तेनाली ने गुफा पर बने एक पत्थर को लोहे की छड़ी से ठोका। थोड़ी देर बाद वो पत्थर सरका और एक बाबा बाहर निकला। उसे देखते ही महाराजा चौंक पड़े। अरे, ये तो वही चमत्कारी बाबा हैं जो कुछ दिन पहले हमारे महल में आए थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये चमत्कारी बाबा नहीं, बल्कि पड़ोसी देश के जासूस हैं। यहाँ इस गुफा में इन्होंने भरी सेना इकट्ठी कर रखी है। जब यह दरबार में आपकी तारीफ करके निकला तो इसकी हकीकत जानने के लिए मैंने गुप्तचर इसके पीछे लगा दिए। इस छुपी हुई सेना से यह हमारे राज्य पर आक्रमण करने की ताक में था। तेनाली ने विस्तार से बताया। महाराजा के आदेश पर सैनिकों ने उस गुफा में छिपी सेना को कैद कर लिया। महाराजा कृष्णदेव राय ने तेनाली का आभार जताते हुए उसे अपने गले लगा लिया और राजमहल लौट आए। दीपावली पास थी। राजा कृष्णदेव राय चाहते थे कि इस बार की दीपावली कुछ विशेष हो। इसके लिए चर्चा जोरों पर थी कि क्या किया जाए जो उत्सव यादगार बन जाए। राजपुरोहित ने कहा, महाराजा, विशाल धार्मिक कथा का आयोजन किया जाए। एक मंत्री ने कहा, महाराजा, खेल उत्सव आयोजित करें। किसी ने कहा, जादूगरों का करतब रखा जाए। राजा ने तेनाली से पूछा तो वो बोला, महाराजा, रात के दीपक की रोशनी से मन प्रसन्न हो जाता है। यदि दिन का उजाला भी दीपों से हो जाए
तो इस बार दीपावली यादगार हो जाए। हम कुछ समझे नहीं, महाराज ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, घर के दीपक होते हैं बच्चे, इसलिए इन बच्चों के लिए ऐसा मेला लगाया जाए जिसका हर प्रबंध बच्चों के हाथों में हो। वो अपनी मर्जी से जो चाहे करें, बड़े उसमें हस्तक्षेप न करें। बच्चों का राज हो। बड़े भी मेले में जाएं, मगर बच्चे बनकर, तेनाली ने कहा। इससे तो बड़ा मजा आएगा। कृष्णदेव भी उत्साह से बोले। जी महाराज, और सभी बच्चों को आपकी ओर से पुरस्कार भी मिलें। राज्य के खेल मंत्री ने कहा, तो ठीक है। इस बार घर के दीपक यानी बच्चे ही दीपावली की तैयारी करेंगे। राजा ने सहमति दी। राज्य के बच्चों की तैयारी से मेला भरपूर मनोरंजक व रंगीन साबित हुआ। महाराजा ने तेनाली को देखकर कहा, तुम्हारे सुझाव से ही हमें अपने दिन के उजाले की ताकत पता चली। तेनाली ने मुस्कराकर राजा को धन्यवाद किया। तेनाली रामन अपने दिमाग के बल पर बार बार अपने राज्य के लोगों की मदद करते थे। दरबार के ज्यादातर लोग तेनालीराम के शोहरत से जलते थे और हमेशा राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काते रहते थे। वैसे तो राजा तेनाली पर पूरा विश्वास करते थे, पर बहुत दिन तक बार बार तेनाली के खिलाफ भड़काने के कारण राजा को भी कुछ शक सा हो गया। अगले दिन जब सुबह दरबार का कार्य शुरू हुआ तो राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मैं तुम्हारी बहुत शिकायत सुन रहा हूं कि तुम राज्य के लोगों को ठग रहे हो और उनसे पैसे लूट रहे हो। तेनालीराम ने राजा को उत्तर देते हुए पूछा, क्या आपको उनके इस बात पर विश्वास है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, अगर तुम बेगुनाह हो तो साबित करो। तेनाली को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। अगले दिन एक सैनिक राजा के लिए एक पत्र लेकर आया। वह पत्र तेनाली का था, जिसमें लिखा हुआ था, प्रणाम महाराज, मैंने कई वर्षों तक ईमानदारी से आपके राज्य में काम किया है, पर आज मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है और मेरी बेगुनाही साबित करने का एक ही रास्ता था, मैं अपनी जान ले लूं। राजा यह जानकर चिंतित हो गए और चिल्लाने लगे, वापस आ जाओ तेनाली, यह साबित करने का सही तरीका नहीं है। तभी दरबार में बैठे एक के बाद एक मंत्री और लोग तेनाली की तारीफ करने लगे और उसके कार्यों का गुण गाने लगे। तेनाली वही भेष बदलकर चुपकर सब कुछ देख रहा था। तभी तेनाली अपने असली भेष में आगे आए। तेनाली को देखकर राजा खुश हुए। तब तेनाली ने राजा से कहा, हे महाराज, इस दरबार में बैठे सभी लोगों ने मेरे विषय में अच्छा ही कहा। क्या इससे कोई अच्छा रास्ता है यह बताने के लिए कि मैं ईमानदार हूँ? राजा ने तेनाली से क्षमा मांगा और अपना गलती माना।